गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं अपने पेपर 2 जून 2018 का। साथ के साथ हमारे जितने भी हम आपको प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ही आपका कोई भी एक पेपर ख़त्म होता है, मींस उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी PDF मिल सकती है। मींस आप अपने उसको फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ के साथ हम आपको हैंडी नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, लेकिन वो डिटेल्ड फॉर्मेट में होंगे और सारे के सारे 10 यूनिट्स के लिए आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ में अगर आप इंडिविजुअल यूनिट के लेना चाहते हैं कि किसी एक यूनिट के आपको चाहिए और बाकियों के आपके पास ऑलरेडी है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी टेक्सटाइल्स, अपैरल, फूड्स, न्यूट्रिशन इनके लिए ले सकते हैं। और साथ के साथ बाकी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक्स अगर आपको करने हैं तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं हमें 3kmsfashion@gmail.com पे। So today's first question, that is question number 41, is our self concept which influences our communication behavior is developed due to the following factors। जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है ना, वो कौन से कम्युनिकेशन के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है और वो किन की वजह से डेवलप्ड होता है, उन फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं: कल्चरल ट्रेडिशंस, सेल्फ इवेल्युएशन, सोशल रोल्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कल्चर, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी ट्रेडिशंस है, उनका फर्क पड़ता है। हम खुद को क्या इवेल्युएट करते हैं वो, या सोशली हमारे क्या रोल्स हैं। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हम कोई एजुकेटर हैं, पुलिसमैन है, या सोशली हम क्या रोल्स निभा रहे हैं। और साथ के साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, इन सब में कौन से हमारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, दैट इज A, B and C। कल्चरल ट्रेडिशंस हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट है, जो हम कंटिन्यू डेवलप करते रहते हैं और उसको बार बार कंटिन्यू डेवलप करते हैं। जब भी हमारी कोई भी एक इमेज हम उसको देखते हैं और हमें क्या लगता है कि उस इमेज को हमें और जस्टिफाई करना चाहिए और क्लैरिफाई करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको सही कर लेते हैं। सेल्फ कंसेप्ट हमारी दो का पार्ट है, दैट इज पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन और सोशल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, साथ के साथ सोशल हमारे जितने भी रोल्स होते हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, ये सारा हमारा अपना एक हमारा पर्सनल सेल्फ कंसेप्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अ व्हाट्सएप चैट बिटवीन टू फ्रेंड्स कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ये बिल्कुल आज के टाइम की बात हो गई कि जो आप व्हाट्सएप की चैट करते हैं, दो लोग आपस में एक साथ व्हाट्सएप पे आप फ्रेंड्स चैट कर रहे हैं, तो आपकी कैसी होगी, आपका कौन सा कम्युनिकेशन रहेगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने कोड्स दे रखी है, मतलब इन तीन कोई भी इसमें से पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स की बात करेंगे तो वो हमारे कौन से होंगे, कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगी। हम लोग फॉर्मली बात नहीं करते हैं फ्रेंड्स के बीच में, इसलिए आपका फॉर्मली खत्म हो जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, रेफर्स टू द कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स के बीच में ही हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम कैजुअल या अनऑफिशियल कम्युनिकेशन बताते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर हम 2 या उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को आपस में एक स्मॉल ग्रुप को लेके चल सकते हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जो हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गई, नॉन वर्बल मैसेजेस हो गए, आपके इमोजीज वाले मैसेजेस हो गए, ठीक है, या आपके वर्बल टेक्स्ट वाले मैसेजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अडॉप्टर्स ऑफ न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। जो हम अडॉप्ट करते हैं न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग हेड एज पर। एवरेट रोजर्स का जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच थी, उसके अनुसार जो न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी है उनको किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, मतलब सीक्वेंस पे लगाना है ये हमने। इसके ऑप्शंस है लैगार्ड्स, एक्सप्लोरर, अर्ली मेजॉरिटी, इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स। सो यहाँ कोड्स दे रखे हैं, इसको लगाने के लिए हम सबसे पहली बात आंसर इज थर्ड, और हम इसका चार्ट ही देख लेते हैं, इसका जो डायग्राम है वही देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल में सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है आपकी, दैट इज लैगार्ड। सो आपका क्या आएगा, लैगार्ड पहले आएगा। फिर आपकी लेट मेजॉरिटी आती है, लैगार्ड इज 16%, लेट मेजॉरिटी इज 34%। देन आपकी अर्ली मेजॉरिटी आती है, दैट इज C 34%, then early adopters 13.5%, last is innovator 2.5%। So ये एवर्ट रोजर्स क्या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइम रिलेटेड PLA मेथड। कौन सा PLA मेथड है टाइम से रिलेटेड, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स रैंकिंग, सीजनल डायग्राम या ट्रेंड एनालिसिस। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, दैट इज A, D and E।
देखिए PLA का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन लर्निंग एक्ट मेथड, मतलब जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, साथ के साथ हम पार्टिसिपेट करते हुए सीखेंगे भी, लर्न भी करेंगे। सो सबसे पहले इसके अंदर क्या है हमारा ए, दैट इज हिस्टोरिकल ट्रांजिट। हिस्टोरिकल ट्रांजिट का मतलब क्या है कि पहले आपका स्पेस रिलेटेड जैसे सोशल मैप हो गए, मॉडलिंग मैप, रिसोर्स मैप, मोबिलिटी मैप, सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी मैप आ गया। देन आपका डी सीजनल डायग्राम्स, आपके टाइम रिलेटेड टाइम लाइन, ट्रेंड एनालिसिस, हिस्टोरिकल डायग्राम, डेली आपकी एक्टिविटी का शेड्यूल और ड्रीम मैप। एंड लास्ट इज आपका ट्रेंड एनालिसिस, दैट इज रिलेशन मेथड, कॉज एंड इफेक्ट का डायग्राम, टेल डायग्राम, प्रेफरेंस रैंकिंग, इम्पैक्ट डायग्राम, आपका नेटवर्क डायग्राम, प्रोसेस मैप, वेन डायग्राम, स्पाइडर योर स्पाइडर डायग्राम एंड बॉडी मैपिंग। सो ये सारे हमारे क्या चीज़ हैं, हमारा बाकी भी हमने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए अपने, मैट्रिक्स रैंकिंग हो गई, हमारे सीजनल डायग्राम, वेन डायग्राम हो गए। सो PLA के लिए हमारा क्या है, हिस्टोरिकल हो गया, हमारा सीजनल डायग्राम हो गया और हमारा ट्रेंड एनालिसिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियर्सन्स। सो पियर्सन्स आर का क्या हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाय वारिएट, इट्स बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, अनबायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, वैल्यू वेरी करती है बिटवीन प्लस एंड -1 या वैल्यू वेरी करती है +1 and 0। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट, दैट इज A and C। A इज बायवाइट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड C इज वैल्यू वेरी करती है पॉजिटिव एंड -1। सो जो पियर्सन्स कोरिलेशन है हमारा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायवाइरेट कोरिलेशन। मतलब कि आपका जो पियर्सन्स कोरिलेशन का दूसरा नाम ही हमारा बायवाइरेट कोरिलेशंस है। सैम्पलिंग एनालिसिस के अंदर जब हम टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस को, तो हमारा गुडनेस ऑफ क्या आता है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट्स R² पियर्सन्स का यूज रैंडम, हम इसमें रैंडम सैम्पलिंग मेथड करते हैं सिंपल, और इसकी वैल्यू कितने पे लाई करती है, पॉजिटिव और -1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ऑप्शंस है स्क्यूड टू राइट, स्क्यूड टू लेफ्ट, मीडियन एंड मोड ग्रेटर देन मीन, मीन ग्रेटर देन मीन एंड मोड एंड बेल शेप्ड कर्व। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज थर्ड। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे अगर इसकी हम, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिव स्क्यूड का, वो क्या होता है, स्कोर फॉल टूवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द स्केल। जो हमारा पॉजिटिव स्क्यूड होता है वो लोअर साइड ऑफ द स्केल रहता है, देन very few higher score, or skewed to the right because that is the direction of the long tail end of the chart। और साथ के साथ मेजर मीन क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा हमारे मीडियन से, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे थे, पॉजिटिव वाले की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव हमारा क्या रहेगा, हमारा यहाँ पर हमने क्या बात की है कि वो फॉल करेगा लोअर साइड ऑफ द स्केल को, तो ये लोअर साइड ऑफ द स्केल को फॉल कर रहा है, ठीक है। और साथ के साथ इसका क्या है, मीन जो है वो ग्रेटर है मीडियन से, तो यहाँ पर क्या है, मीन है, मोड है और आपका मीडियन रहेगा नेगेटिव। और आपके इसके इस डायग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा नेगेटिवली स्क्रूड कैसा लगेगा, नॉर्मल स्क्रू कैसा होगा और पॉजिटिवली स्क्रू की क्या पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुड क्रिएट मोर ओपन स्पेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी टू प्रमोट फिटनेस। कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो क्या क्रिएट करता है, ज्यादा हमें स्पेस देता है किस चीज के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, ताकि हम किसको प्रमोट करें, अपनी फिटनेस को प्रमोट करें। एंड रीजन है कि ओवरवेट और ओबेसिटी जो है वो मेजर प्री डिपोजिट फैक्टर्स हैं, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी रीजंस है। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारी कैसे डेवलप हो सकती है, ओवरवेट या ओबेसिटी से, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा फोर्थ, दैट इज बोथ आर करेक्ट। क्यों, बिकॉज जो हमारा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो हम क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि ज़्यादा प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स हो, ताकि ज़्यादा लोग प्रमोट करें फिटनेस को, ताकि ज़्यादा ओपन स्पेस मिले हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है जिनको हम NCD बोलते हैं, वो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे आपके तंबाकू की वजह से जो हमारा, और हमारा अल्कोहल इनटेक, अनहेल्दी डाइट, इनसफिशिएंट फिजिकल वर्क, ओवरवेट या ओबेसिटी, या फिर जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, रेज ब्लड प्रेशर होता है, या फिर हाई ब्लड शुगर होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट भी असर्शन और रीजन है हमारा टू एक्सेस, असर्शन है टू एक्सेस माल न्यूट्रिशन लेवल इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग फैमाइन्स, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज टू एक्सेस इट इन चिल्ड्रंस एज 6 to 59 मंथ्स। तो इन्होंने क्या चीज कही है कि जो हमारा माल न्यूट्रिशन का लेवल है, ठीक है, फैमाइन्स के फॉर्म में
वो 6 से 59 मंथ्स के बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर। और उसका रीज़न दे रखा है इन टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज, टाइम जब हमारे फूड की शॉर्टेज होती है तो यंग चिल्ड्रंस सबसे पहले माल न्यूट्रिशन का साइन उनके अंदर दिखता है यंग चिल्ड्रंस के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज बोथ आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि फेमाइन का मतलब क्या होता है हमारा? स्कार्सिटी ऑफ फूड। फेमाइन का मतलब क्या होता है? जब हमारी एक्सट्रीम स्कार्सिटी होती है कि खाना ना ही मिलने की नौबत आ जाती है, तब जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने क्या स्टेट किया है कि नियर बाय हाफ ऑफ ऑल डेथ इन चिल्ड्रंस, मतलब कि बच्चा जो है वो जितने भी बच्चे हैं इस सिचुएशन के अंदर मर जाते हैं अंडर 5 साल से कम उम्र के बच्चे। किस वजह से? क्योंकि उनको अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। और माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम अगर डाइट को खाएं और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स मिस होते हैं यंग चिल्ड्रंस के अंदर, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर इसकी शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन है, दैट इज डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ ऑल कंट्रीज स्ट्रांगली रिकमेंड दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट बी कंज्यूम डेली इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। तो इन्होंने क्या चीज कही है कि डाइटरी जो गाइडलाइंस दी गई है हमारा RDA के अकॉर्डिंग, जो ये रिकमेंड करते हैं हमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमें डेली बेसिस पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। और रीजन इन्होंने क्या दे रखा है कि वेजिटेबल और फ्रूट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं फूड फॉर प्रमोशनल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अपनी क्रॉनिक डिजीजेस को, जो हमारी बायो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज बोथ आर करेक्ट। वाई? क्योंकि यस दैट इज ट्रू कि वेजिटेबल और फ्रूट्स हमें हमेशा क्या करने चाहिए? प्रॉपर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में डेली बेसिस पे लेने चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ कार्ब्स खा लिए, सिर्फ पल्सेस खा ली, सिर्फ आपने फैट्स इनटेक कर लिया या फिर आपने अनबैलेंस डाइट ली। हमें प्रॉपर तरीके से अपनी बैलेंस डाइट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इनटेक करना चाहिए। साथ के साथ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है या बाकी हमारे प्लांट बेस्ड फूड्स है जो हमारे बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स के अंदर रिच होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। और साथ के साथ हमारी क्रॉनिक डिजीज का भी रिस्क को वो क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। 50th question for today is also an assertion reason question. It's green leafy vegetables should be cooked in open pan to retain its green color. ये क्या कहते हैं कि जो हरी सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, उनको हमें ओपन पैन के अंदर कुक करना चाहिए, खुले बर्तन के अंदर कुक करना चाहिए, ताकि उनका जो ग्रीन कलर है वो एज इट इज रह सके। और रीजन इन्होंने क्या दे रखा है कि जो डार्क ग्रीन कलर फॉर्म होता है वो किस वजह से फॉर्म होता है? क्योंकि एक हमारा आयरन और सल्फर का रिएक्शन होता है। और क्या फॉर्म करता है वो आपका? वो हमारा फॉर्म करता है फेरस सल्फाइड। सो इसके अंदर जो कोड है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज असर्शन तो हमारा करेक्ट है, लेकिन रीजन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को के ग्रीन कलर को लॉस कर देते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? वो डल ऑलिव शेड्स आ जाता है उनके अंदर। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर उसको बॉईल करें, फिर उनको ऐड करें और फिर हम क्या करें? पहले तो पानी को आपने बॉईल कर लिया, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स को उसमें डाल दिया और उसको ओपन पैन के अंदर कुक करें। और जब हम हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या करते हैं? वाटर के अंदर लूज करते हैं और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 बन जाता है। सो उसका जो कलर चेंज होता है वो लाइट ग्रीन से व्हाइट में होना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो अपना कलर पानी के अंदर छोड़ देती है और खुद व्हाइट हो जाती हैं। जब हम इसको और ज्यादा हीट करते हैं तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है वो डीकम्पोज हो जाता है और फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड विद सल्फर ट्राइऑक्साइड क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन का है, जिसमें असर्शन दे रखा है कि प्राइम वेंडिंग इज अ मेथड ऑफ परचेज दैट हैज गेन पॉपुलैरिटी अमंग रेस्टोरेंट्स। कि जो आपका प्राइम वेंडिंग मेथड है वो गेन कर रहा है आजकल पॉपुलैरिटी अमंग रेस्टोरेंट्स के अंदर। और रीजन है कि बायर एग्री करते हैं कुछ एक आइटम्स को खरीदने के लिए फ्रॉम सप्लायर्स फॉर एन एग्री ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स्ड मार्कअप पे, एक फिक्स्ड कॉस्ट पे वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीद लेना चाहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि प्राइम वेंडिंग का क्या है? ये एक ऐसा परचेजिंग का मेथड है जो आजकल पॉपुलैरिटी ले रहा है और एक्सेप्टेंस है रेस्टोरेंट्स में और नॉन कमर्शियल बायर्स पिछले काफी सारे सालों से। मेथड इन्वॉल्व क्या होता है? आपका फॉर्मल एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सिंगल वेंडर होता है जो क्या करता है? जितने
जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें मुझे चाहिए, जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें आपको चाहिए, आप वो आपको क्या करता है, मेजॉरिटी पे जितने भी नीड होते हैं उस चीज़ को सप्लाई करता है। ठीक है, और रीजन को क्या बोलते हैं हम, इसके नोन एज कॉस्ट प्लस परचेजिंग। ठीक है, तो बायर एग्री क्या करता है कि वो सर्टेन आइटम्स को खरीदेगा, सप्लाई करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेस्ड ऑन फिक्स मार्कअप ओवर द वेंडर कॉस्ट। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइम वेंडिंग। ये आपका प्राइम वेंडिंग के से रिलेट नहीं करता, मतलब आपका जो रीजन है वो आपका एजर्शन प्राइम वेंडिंग से रिलेट नहीं करता, आपकी कॉस्ट प्लस परचेजिंग से रिलेट करता है। नेक्स्ट आपका एजर्शन रीजन है फूड सेफ्टी प्लान सर्व्स एज एन ऑपरेशनल टूल। जो आपका फूड सेफ्टी प्लान है वो आपका एक ऑपरेशनल टूल है, एंड रीजन है उसका HACCP, दैट इज आपका हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो है वो आपका स्टैंडर्ड अलोन सेफ्टी प्लान है फूड सर्विस यूनिट्स के लिए। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज ए हमारा करेक्ट है एंड आर हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन HACCP एंड अ फूड सेफ्टी प्लान। जो हमारा हैजार्ड एनालिसिस है वो हम ये देखते हैं हमारे फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिवेंशन के लिए वो इजी है, वो इम्पॉर्टेंट है, और फूड सेफ्टी प्लान्स है वो अलग है, दोनों एक अलग चीज़ें हैं, ये आपस में इसलिए रिलेट नहीं कर रही। और जो प्राइम डॉक्यूमेंट होता है, प्रिवेंट करते हैं हम फूड सेफ्टी सिस्टम को, वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसके अंदर हम फूड सेफ्टी हैजार्ड्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जितनी भी फूड बोर्न इलनेस है, इंजरीज है, उनको कम कर देते हैं। लेकिन जो हमारा हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल्स है जिसपे हमारे रिटेल और फूड सर्विसेज अप्लाई करते हैं, बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में असर्शन दे रखा है कि प्री मैच्योर जो चाइल्ड होता है टेंड टू मेक फास्टर डेवलपमेंट स्ट्राइड थ्रू लाइफ देन दोज बोर्न एट फुल टर्म। कि जो भी प्री मैच्योर हमारा चाइल्ड है वो जल्दी फास्टर डेवलपमेंट लेके आता है अपना एज कंपैरेटिव टू जो प्रॉपर टाइम पे बोर्न हुआ चाइल्ड होता है। रीजन है कि प्री नेटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस लीड्स टू पॉजिटिव गेन्स फॉर चिल्ड्रन हु आर बोर्न प्री मैच्योरली। कि जो पेरेंटल की हमारी जो पेरेंट्स होते हैं उनका ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं वो, और पॉजिटिवली लाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे प्री मैच्योर बोर्न होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सेकंड, कि दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे इनकरेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर प्री मैच्योर बेबीज होते हैं वो टिपिकली डेवलप्ड होते हैं, उनके काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, काफी सारे पार्ट्स, उनकी जो सकिंग की एबिलिटी होती है वो भी कम डेवलप होती है, जिसकी वजह से अगर वो कुछ खाए पी ही नहीं पाएगा तो क्या हो पाएगा, उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी सही में। सो द अर्लियर those premature are born, the more likely that they have development problem। जो भी premature born होते हैं उनकी development problem रहती ही रहती है। कुछ premature child have thinking and learning disabilities। कुछ एक की क्या होती है, learn करने में या think करने में उनकी problems होती है, difficulties होती है, या उनको physical, social या psychological development में भी problem रहती है। और preterm born children का increase होता है risk कि वो क्या करे, adverse development outcome and their parents में experience increased stress होता है उनको, मतलब पेरेंट्स भी नॉर्मल नहीं रह पाते, उनको इंक्रीज स्ट्रेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का ही है, ये भी क्वेश्चन नंबर 54। असर्शन इज व्हेन द एल्डरली आर नॉट केयर्ड फॉर बाय देयर चिल्ड्रंस दे डेवलप अर्लियर डिमेंटिया। कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, मीन्स जो हमारे अबव 60 के लोग होते हैं, उनकी सही केयर नहीं होती उनके बच्चों के द्वारा, इसीलिए उनको डिमेंटिया हो जाता है। और रीजन दे रखी है कि केयरिंग फॉर द एज लीड टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ वेलबींग एंड दिस प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिमेंटिया। रीजन क्या दे रखा है कि अगर वो केयर करेंगे, बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे, वेलबींग करेंगे, तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं डिमेंटिया को कुछ हद तक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकंड, कि दोनों इनकरेक्ट है, बिकॉज डिमेंटिया एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाता है, थिंकिंग कम हो जाती है, बिहेवियर और एबिलिटी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ये तो वैसे भी हो जाता है, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं, यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली दे रखा है कि अगर बच्चे केयर ना करें इस वजह से एल्डरली को होता है, पर अगर बच्चे केयर करें तब भी डिमेंटिया की जो प्रॉब्लम है वो ओल्डरली पीपल को इफेक्ट करती है, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मली पार्ट ऑफ एजिंग। डिमेंटिया इज कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ ब्रेन सेल्स। कहीं जब हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये एबिलिटी हमारे ब्रेन सेल से कम्युनिकेट करती है ईच अदर। जब ब्रेन सेल हमारे कम्युनिकेट नॉर्मली नहीं कर पाते, ना ही वो वैसे सोच पाते हैं, ना बिहेव कर पाते हैं, ना फील कर पाते हैं, उस सिचुएशन में हमारा डिमेंटिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
assertion रीजन का ही है ये भी. Studies have also shown that bilingual children achieve higher score than monolingual on the number of tests of cognitive theory. So आपका जो cognitive theory की होगी, आपकी mental ability की जो theory होगी, इस पे जिन लोगों को, जो लोग bilingual होते हैं उनके स्कोर ज्यादा आते हैं as comparative to monolingual. और रीजन दे रखा है कि bilingualism trained children to focus their attention on the relevant variables in the context, particularly that is ambiguous and contradictory. कि जो भी हमारे bilingual trained children होते हैं वो complete focus, complete attention हमारे अलग अलग variables के ऊपर देते हैं और साथ के साथ हमारे ambiguous या contradictory भी वो particularly होते हैं. So correct है दोनों चीजें, because bilingual का मतलब क्या होता है, जो आपकी दोनों लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकते हैं लोग. कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट, हमें जितने लैंग्वेजेस आएंगी उतना हमारा माइंड फर्टाइल रहेगा, ठीक है. और हमारा फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड टू ओल्ड एज तक ब्रेन के अंदर एफिशिएंटली प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड स्टेव ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन. टाइम के साथ साथ हमारी जो कॉग्निटिव, हमारी मेंटल एबिलिटीज है वो डिक्लाइन होती रहती है, लेकिन अगर हम पहले से ही उसको डेवलप कर ले तो हम जो बाइलिंगुअल चिल्ड्रंस होते हैं उनके स्कोर ज्यादा अच्छे आते हैं एज कंपेरेटिव टू जिनको सिर्फ वन लैंग्वेज जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन दे रखा है कि एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस एंड एप्लीक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन इन अ गारमेंट. जो हमारा एप्लीक वर्क होता है, सीक्वेंस या आपका एम्ब्रॉयडरी होती है, ये एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है. और इसका रीजन दे रखे, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है वो हमारा सरफेस को एनरिच करता है किसी भी गारमेंट को. सो ऑप्शन हमारा सेकंड इज करेक्ट, कि दोनों हमारे इनकरेक्ट है, बिकॉज ये हमारा एक डेकोरेटिव डिजाइन है, स्ट्रक्चरल नहीं है. स्ट्रक्चरल मतलब जो आपके पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर के अंदर हो, लेकिन ये हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. और स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है, जो हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, गारमेंट के अंदर इंटीग्रल पार्ट हमारा स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है. नेक्स्ट assertion is the grain is in a woven fabric can be identified by the degree of stretch along the yarn. जो हमारी ग्रेन होती है वोवन फैब्रिक के अंदर, उसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेच है हमारे यार्न्स के अंदर. रीजन है कि जो हमारे वॉप यार्न्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं एज कंपेरेटिव टू वेफ्ट यार्न्स. सो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, हमारी वीडियोज भी ऑलरेडी है आपके वोवन फैब्रिक्स के ऊपर. करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, दैट इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट, बिकॉज स्ट्रेचिंग किस में ज्यादा होती है, हमारी वेफ्ट के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू हमारे वॉप. और ग्रेन जो होती है वो डायरेक्शन होती है यार्न हमारे फैब्रिक में, और वोवन फैब्रिक्स के अंदर इसको कट ऑन द बायस भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड डाई आर सुटेबल फॉर वूल एंड सिल्क. जो हमारी एसिड डाई है वो सुटेबल रहती है हमारी किसके लिए, वूल और सिल्क के लिए. एंड ऑन द अदर हैंड हमारा क्या इन्होंने दे रखा है कि रीजन है कि हमारा जो एसिड डाई है वो फॉर्म करती है आयनिक बॉन्ड विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप फाउंड इन वूल एंड सिल्क. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज की असर्शन हमारा करेक्ट है. एसिड डाई हमारी दोनों के लिए सुटेबल है, वूल के लिए भी और हमारी सिल्क के लिए भी. ये कौन सी होती है हमारी वूल और सिल्क, प्रोटीनोइक फाइबर्स होते हैं हमारे, प्रोटीनोइक होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं. बिकॉज क्योंकि वूल आपका हेयर से मिलता है और सिल्क भी आपका कोकून से हम लोग उसको सिक्रेट करवाते हैं. और आपका रीजन इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो आपका एसिड डाई है वो हाईली वाटर सॉल्यूबल होती है और उसकी बेटर लाइट फास्टनेस रहती है एज कंपेरेटिव टू बेसिक डाई. द टेक्सटाइल एसिड डाई आर इफेक्टिवली फॉर प्रोटीन. जो हमारी टेक्सटाइल की एसिड डाई है वो हमारी प्रोटीन फाइबर, जैसे आपका सिल्क, वूल, नायलॉन या मॉडिफाइड एक्रेलिक फाइबर्स हो गए, उनके लिए काफी अच्छी है. और एसिड डाई को जब हम अप्लाई करते हैं एसिडिक बाथ के अंदर तो अनायनिक और सॉल्यूबल रहती है वो वाटर के अंदर. वूल, सिल्क, नायलॉन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं विद अमाइन ग्रुप्स, ठीक है. तो मतलब कि वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ नहीं फॉर्म करते बॉन्ड्स, बल्कि वो अमाइन ग्रुप के साथ फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, द सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम दैट कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिटेड होल. कि जो सिस्टम होता है सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स का, वो यूनाइट करता है होल में. और रीजन दे रखा है, जो मैनेजमेंट होता है हमारा फैमिली का वो डिपेंड करता है कि क्या कंपोनेंट है हमारे सब सिस्टम्स के एनवायरमेंट के. सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज बोथ आर करेक्ट. वाई, क्योंकि जो सिस्टम होता है ग्रुप का इंटरैक्टिंग या इंटर रिलेट करता है वो एक पर्टिकुलरली
एक होल के अंदर ही सारे हमारे सिस्टम सब सिस्टम्स उसके अंदर ही आ जाते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कोरिलेटेड होते हैं और वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से भी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा एजर्शन रीजन का ही है, रिकॉर्ड कीपिंग इन मेमोरी इन मनी मैनेजमेंट हेल्प इन कंपैरिजन मंथली एक्सपेंडिचर विद द स्पेंडिंग प्लान। अगर मैं पैसा खर्च कर रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड को रखती रहूंगी, अपनी मनी को मैनेज करूंगी। इससे क्या चीज होती है, इससे मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मैंने मंथ में कितना खर्चा कर लिया है अपने स्पेंडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। और रीजन है कि रिकॉर्ड शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड, कि मैंने कहां कहां मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया है एक्सपेंडिचर बनने के बाद। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट बोथ आर करेक्ट, बिकॉज अगर मैं रिकॉर्ड रखूंगी तो मैं बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाऊंगी कि मैंने कहां कहां सिक्योर किया, कहां कहां स्पेंड किया, और साथ के साथ कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी रही या मेरे एक्सपेंडिचर्स रहे वो क्या रहे। सो होपफुली इन क्वेश्चंस को करने से आपको एक मेन कंसेप्ट समझ में आया होगा कि रीजन और असर्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपस में कैसे कोरिलेट करना है, किस तरह से उनको आंसरेबल होना है हमें। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे हम लोगों को, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोज हैं ये आपके लिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे काम, कीप लर्निंग।